आज की केस स्टडी में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप $4000 वर्थ का वर्डप्रेस ब्लॉग बना सकते हैं, जिसके लिए आपको मंथ में सिर्फ 10 घंटे ही काम करना पड़ेगा। आज की वीडियो बाकी वीडियो से मुख्तलिफ इसलिए है कि पहले वीडियोस में अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले उसको देखें, क्योंकि उन वीडियोस में या तो लिमिटेड इनकम कर सकती थी वेबसाइट या फिर वो हैंडसम अमाउंट में सेल हो चुकी थी। आज का ब्लॉग इस लिहाज से यूनिक है कि ये अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकता है। ये ब्लॉग अर्न कर रहा है गूगल एडसेंस के थ्रू। मुझे क्वेरीज आ रही थी कि कोई ऐसी वेबसाइट या ब्लॉग की केस स्टडी बनाएं जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हो, तो आज मैं लाया हूं एक ऐसी ही केस स्टडी। इस वीडियो का आपने एंड तक देखना है, क्योंकि मैं वो तमाम चीजें जो कि इस ब्लॉग को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टॉपिक किस टाइप का है और इसके लिए आर्टिकल राइटिंग कैसे करनी होती है, वो भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पेज फॉलो कर रखा है और इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। मैं हूं असबर, अ डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आज का ब्लॉग अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकता है। वो कैसे कर सकता है वो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस ब्लॉग को स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती हैं। सबसे पहले आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्डिंग पे थोड़ी बहुत ग्रिप होनी चाहिए और आपकी राइटिंग स्पीड 500 to 1000 वर्ड्स पर डे होनी चाहिए। आपके पास मॉडरेट लेवल का वर्डप्रेस एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वर्डप्रेस में चीजें कैसे काम करती हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है। बेसिक ऑप्शंस का आइडिया होना चाहिए। इंटरेस्टिंग पार्ट इस ब्लॉग का ये है कि आपको सिर्फ 10 to 15 आवर्स पर मंथ इस पे काम करना होगा। उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस ब्लॉग की। ये ब्लॉग जनरेट कर रहा है $150 पर मंथ फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स, जिसपे अब तक 90 आर्टिकल सबमिट हो चुके हैं और ईच आर्टिकल की लेंथ मिनिमम 500 वर्ड्स है, जिसके ऊपर जितनी भी तरह का ऑफ साइड एसईओ किया गया है उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, यानी कि फ्री बैकलिंक यूज किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं अल्मास रऊफ। ये ब्लॉग रजिस्टर हुआ जून 2019 में। ये एग्जैक्ट मैच डोमेन थी, यानी कि इसका मेन कीवर्ड इसके डोमेन नेम में ही इंक्लूड था। टॉप ट्रैफिक सोर्स कंट्रीज यूके और यूएसए हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया है, ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ था जून 2019 में और इस पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गई जुलाई 2019 में, यानी कि विद इन 30 डेज बाद। अब बात करते हैं इसकी ऑफ साइड एसईओ की, कि ऑफ साइड में किस तरह से काम किया गया, जिसमें आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बैकलिंकिंग। सारे के सारे बैकलिंक जो इस पे प्लेस किए गए वो फ्री सोर्सेज के थे, यानी कि किसी भी किस्म का पेड बैकलिंक इस ब्लॉग के लिए यूज नहीं किया गया, जिसमें शामिल हैं ब्लॉग कमेंट्स, फोरम प्रोफाइल्स और दूसरे नंबर पे जो चीज इस्तेमाल की गई वो थी सोशल सिग्नल्स, जिसमें फेसबुक पे पेज बनाया गया, ट्विटर पे, पिंटरेस्ट पे और तमाम सोशल सिग्नल पे सारे के सारे लिंक्स अपडेट कर दिए गए। अब वो क्वेश्चन जो रेगुलर मुझे रिसीव भी होता रहता है कि बैकलिंक की स्पीड क्या रखनी चाहिए। इस ब्लॉग के लिए फर्स्ट मंथ 10 बैकलिंक्स दिए गए, उसके बाद मंथली इसको 20 to 30 पर मंथ बैकलिंक्स दिए जा रहे हैं। अब चलते हैं इसकी ट्रैफिक की तरफ कि कितनी मंथली विजिटर रिसीव हो रहा है। लास्ट मंथ में इस पर 13,000 यूजर्स रिसीव हुए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, टॉप कंट्रीज में यूके और यूएसए है और जुलाई से मिनिमम ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गई। अब बात करते हैं कि कब से इनकम जनरेट कर रही है और कितनी इनकम जनरेट कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसके लिए मोनेटाइजेशन मेथड जो यूज किया गया वो है गूगल एडसेंस। जून में ये वेबसाइट स्टार्ट हुई तो जुलाई में इसने अप्रोक्सीमेटली $4 जनरेट कर दिया, अगस्त में $20, सितंबर में $38, फिर 2020 जनवरी में इसने अप्रोक्सीमेटली $150 पर मंथ की एवरेज को मेंटेन किया हुआ है आज की डेट तक। लास्ट 10 मंथ में अब तक ये जनरेट कर चुकी है अप्रोक्सीमेटली $1000। उसके बाद बात करते हैं कि कितनी कॉस्ट आई इस ब्लॉग को सेटअप करने में। ऑफ साइड एसईओ बैकलिंकिंग में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि उसके ऊपर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। डोमेन परचेज की गई जिसकी कॉस्ट थी अप्रोक्सीमेटली $10 पर ईयर। उसके अलावा होस्टिंग $10 पर ईयर में ही परचेज की गई और टोटल अब तक इसमें इन्वेस्टमेंट हुई सिर्फ $20 और आगे भी पर ईयर इसी कॉस्ट को मेंटेन करेगा ये ब्लॉग।
उसके बाद बात करते हैं कि कौन से थीम्स और प्लगइन्स यूज किए गए इस ब्लॉग को सेटअप करने के लिए। थीम यूज की गई स्कीमा और प्लगइन्स में यूज किया गया यूज्ड एसईओ के लिए, टेबल ऑफ कंटेंट और थर्ड पे टाइनी एमसीई जो कि टेबल्स बिल्ड करता है, जिसके लिए टेबल प्रेस भी यूज किया जा सकता है। इस ब्लॉग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें पोटेंशियल है 1000 पर मंथ तक जाने का, यानी कि इसके ऊपर अगर आप ज्यादा टाइम भी दें ऐसे ब्लॉग्स को तो वो $10,000 पर मंथ की फिगर को क्रॉस भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस ब्लॉग की वर्थ क्या है। अगर ये आज की डेट तक $150 के अराउंड जनरेट कर रही है तो इसकी वर्थ अगर आज सेल करना चाहें तो अप्रोक्सीमेटली $3000 बनती है। जैसे कि आपको पता है कि जून में इसका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो आफ्टर 4 to 5 मंथ्स जब इसकी 12 मंथ्स की स्टेबल इनकम $150 पे स्टक हो जाएगी या इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ जाएगी तो इसी की प्राइस $4000 को क्रॉस कर जाएगी। अगर आप ये ब्लॉग लेना चाहते हैं तो इस स्टेज में आप ले भी सकते हैं, उसके लिए कमेंट में बिड भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताया था कि वेबसाइट जितनी इनकम भी जनरेट कर रही होती है तो उसकी एस्टिमेटेड प्राइस कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो उसके बाद मुझे बेतहाशा रिक्वेस्ट आई कि हमारी वेबसाइट एनालाइज कर लें, और उन्होंने अल्टीमेटली एज यूजुअल नहीं देखा था पूरी वीडियो को, जिसमें मैंने तमाम चीजें एक्सप्लेन की थी कि कैसे वेबसाइट की वर्थ कैलकुलेट की जाती है। तो मैं फिर उन लोगों को कहूंगा कि सबसे पहले जाकर उस वीडियो को फुली वॉच करें और अंडरस्टैंड करें उन सारे पॉइंट्स को, ताकि आपको आइडिया हो सके कि चीजें कैसे काम करती हैं और उसकी वर्थ कैसे कैलकुलेट की जाती है। उसके अलावा भी अगर आपको डाउट है तो फर्स्ट कमेंट में लिंक प्लेस हुआ है फॉर्म का, ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं तो आपको एस्टिमेटेड प्राइस बता दी जाएगी। अब लास्ट में बात करते हैं जिसके लिए आप यहां तक इस वीडियो में आए हैं। ये ब्लॉग किस टॉपिक पे है और इसको बनाने के लिए किस टाइप की रिसर्च की जाती है और आर्टिकल किस तरह बिल्ड किया जाता है। इस ब्लॉग में यूके की टॉप सेलुलर कंपनीज के पैकेजेस को एक्सप्लेन किया है और उसके अलावा हर कंपनी के पैकेजेस को कंपैरिजन टेबल में डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, जिसके लिए जब यूजर कोई नेटवर्क सिलेक्ट करता है या कोई पैकेज सिलेक्ट करता है तो उसको कंपैरिजन के लिए दूसरे सेलुलर कंपनीज का भी डाटा चाहिए होता है। वो तमाम कंपनीज का डाटा कंबाइन करके आर्टिकल की शेप में प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें विजिटर को डिटेल में सिलेक्शन करने में आसानी होती है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल ब्लॉग है तो इसमें सिर्फ डिटेल्स ही दी जाती हैं, और इसका एक प्लस फैक्टर ये भी हो सकता है कि अगर इसको फ्यूचर में एफिलिएट की तरफ इस तरह ले जाया जा सकता है कि आप इसको डायरेक्टली अमेज़न के साथ भी लिंक कर सकते हैं। अमेज़न में सारी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं और अपनी सर्विसेज सेल आउट कर रही होती हैं, जो कि फ्यूचर में ये चीज इसके ऊपर अप्लाई भी की जा सकती है। और आप भी ऐसा ही आइडिया बिल्ड कर सकते हैं जिसमें आप किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करें और उसके टॉप नेटवर्क्स को कंपैरिजन करें और उसको ब्लॉग में डिटेल में एक्सप्लेन करें। उसके अलावा यूज किया गया स्कीमा को, जैसे कि ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है कि स्कीमा कैसे हेल्प आउट करता है। ये क्योंकि इंफॉर्मेशनल ब्लॉग है तो इसमें जब आप गूगल में कोई क्वेरी सर्च करते हैं तो आपको गूगल का एल्गोरिदम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में स्कीमा देता है। अगर आप ऐसे स्कीमा इस टाइप के ब्लॉग में इंप्लीमेंट करते हैं आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है ट्रैफिक इंक्रीज करने में। इस ब्लॉग में टारगेट किए गए लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स, यानी कि लॉन्ग टेल कीवर्ड जो कि क्वेरी से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर वो तमाम पोजीशन जिसके ऊपर लो डिफिकल्टी है ये टॉप 10 पोजीशन में रैंक कर रहा है, और जैसे जैसे अथॉरिटी इंक्रीज होती जाएगी इसकी पोजीशन भी टाइम टू टाइम इंप्रूव होती जाएगी। और वो क्वेश्चन जो मुझे बार बार आता है कि ब्लॉग में टैग्स यूज करने चाहिए या नहीं, तो टैग्स ना यूज करें तो ज्यादा बेहतर है, और तभी यूज करें जब आपको अच्छी तरह पता है कि टैग्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कैटेगरीज किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अपने ब्लॉग को स्ट्रक्चर को गूगल के लिए मिसलीडिंग ना बनाएं, और जब आपने इंफॉर्मेशनल ब्लॉग बनाना है तो अपने स्लग में अपने यूआरएल में सिर्फ कीवर्ड ही मेंशन करना है। जैसे कि लोग पूरा टाइटल ही एज इट इज पेस्ट कर देते हैं अपने स्लग में, अपने यूआरएल में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने टारगेटेड रखना है। अगर आपका कीवर्ड 3 वर्ड्स पे है तो आपने 3 वर्ड्स का ही यूआरएल बनाना है, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और एक चीज जो बिगिनर्स हमेशा मिस कर देते हैं कि हमेशा अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड पॉलिसी और डिस्क्लेमर अपनी वेबसाइट का जरूर बनाएं, और अपने कंपैरेटर को जरूर एनालाइज करें उन सारी चीजों को बनाने के लिए कि उन्होंने किस टाइप की टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं। उसी तरह ये पेजेस अवेलेबल होना जरूरी है आपके हेडर में या फुटर में, किसी भी जगह। इमेजेस आप किसी भी टाइप की इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेलीकॉम
कंपनीज हैं इनमें कॉपीराइट इश्यूज का मसला नहीं होता है अगर आप सेम आइडिया को रेप्लिकेट कर रहे हैं तो इसके लिए आप किसी की भी इमेजेस यूज करते हैं और एसईओ का फैक्टर आपको पता होना चाहिए कि ऑल टेक्स्ट की फील्ड में आपका कीवर्ड जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट जब आपने क्रिएट करना है तो उसमें कोशिश करें कि एक ही H2 हो और बाकी सारी हेडिंग्स H3 में इंक्लूड होती हो और H1 कभी भी यूज नहीं करना अपने टेबल ऑफ कंटेंट में। यह थी आज की इंफॉर्मेशनल ब्लॉग की केस स्टडी। आप भी शेयर कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशनल ब्लॉग के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कमेंट्स में और बता सकते हैं कि आपका इंफॉर्मेशनल ब्लॉग कहां रुका हुआ है, क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा, उसका डिटेल आंसर भी आप हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो ऑलरेडी सेम फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पेज फॉलो कर रखा है और इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।